इस एनाटॉमी स्टमक पार्ट 4 में हम आपको स्टमक के अंदर के स्ट्रक्चर्स या बनावट के बारे में बताना चाहेंगे। तो जब हम उसको ओपन करते हैं तो क्या पाते हैं, देखते हैं कि स्टमक के जो वाल है उसके इनर सरफेस पर बहुत सारे फोल्ड दिख रहे हैं, झुर्रियां दिख रही हैं। ये वास्तव में होती क्या है, जब स्टमक इम्पटी होता है, खाली होता है, तो जो उसका इनर मोस्ट लेयर में म्यूकोजल लेयर होती है वो इतनी थिन होती है कि उसमें बहुत सारे लॉन्गिट्यूडिनल रगे बन जाते हैं, यानी फोल्ड बन जाते हैं, और उनके दो फोल्ड के बीच में कैनालिकुलस स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम गैस्ट्रिक कैनाल के नाम से भी जानते हैं। तो दीज आर लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड्स ऑफ म्यूकोजा ड्यूरिंग इम्पटी स्टमक along with लेसर कर्वेचर। ये लेसर कर्वेचर के साथ ही ये रहा आपका लेसर कर्वेचर। तो ऐसे ऐसे ये फोल्ड बन जाते हैं और दो के बीच में देखिए कैनालिकुलस। तो ये रगे क्या हैं, वास्तव में इम्पटी स्टमक के पोजीशन में ये लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड बन जाते हैं म्यूकोजा के, और इन्हीं को हम नाम देते हैं गैस्ट्रिक रगे। ये दो रगे के बीच में एक कैनालिकुलस स्ट्रक्चर बन जाता है। वो करता क्या है, इट फैसिलिटेट्स द लिक्विड swallowed particles कहाँ, which reaches easily in the lower part of the stomach। तो यही होता है गैस्ट्रिक रगे, कुछ नहीं होता है। जब स्टमक खाली हो तो उस समय म्यूकोजा जो इनर मोस्ट लेयर है उसमें लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड बन जाते हैं जिन्हें हम गैस्ट्रिक रगे के नाम से जानते हैं। लेकिन जब स्टमक डिस्टेंडेड होगा, यानी उसमें जब आप फूड इंक्लूड कर लोड कर देते हैं, पहुंचा देते हैं, तो फिर उसमें डिस्टेंशन होता है और ये रगे डिसअपीयर भी हो जाते हैं। ये जो कैनालिकुलस स्ट्रक्चर है इसका लाभ ये मिलता है कि जब आप लिक्विड चीजों को लेते हैं, इंटेक करते हैं, तो बड़े आराम से एब्डोमेन स्टमक के निचले पार्ट पर पहुंच जाते हैं। लेकिन ये अलॉन्ग विथ लेसर कर्वेचर होते हैं तो इनका इंसल्ट पड़ता है लेसर कर्वेचर पर, यानी दबाव पड़ता है, बार बार क्रिया होती है, तो इससे पेप्टिक अल्सर होने के चांसेस बन जाते हैं। और यही कारण है कि इस एरिया में पेप्टिक अल्सर का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। इसके बाद फिर हम दूसरी चीज क्या देखते हैं, दूसरा स्ट्रक्चर क्या देखते हैं, सब म्यूकस फूट, यानी इसकी दूसरी दीवार मेड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू which contains arterioles and nerve plexus। इस लेयर में बहुत सारे नर्व्स की नेटवर्किंग होती है और ब्लड सप्लाई के लिए जो आर्टेरियोल्स पहुंचते हैं स्टमक में वो सब इसी लेयर में पाए जाते हैं। उसके बाद जब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो यानी बाहर की तरफ निकलते हैं तो तीसरी जो लेयर मिलती है उसको कहते हैं मसल फूड। ये मस्कुलर लेयर होती है, इट इज अरेंज्ड एज, इसमें तीन तरह के फाइबर्स पाए जाते हैं। एक पहला है लॉन्गिट्यूडिनल फाइबर्स, दूसरा है इनर सर्कुलर फाइबर्स और तीसरा है ऑब्लिक फाइबर्स। तो जो लॉन्गिट्यूडिनल फाइबर्स होते हैं ये सुपरफिशियल होते हैं, बाहर की तरफ होते हैं या आउटर होते हैं। जो इनर सर्कुलर होते हैं ये करते क्या हैं कि फाइबर्स फॉर्म पाइलोरिक स्फिंक्टर थिक इन नेचर, ये थोड़ा थिक होते हैं, कड़े हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, पाइलोरिक स्फिंक्टर बना देते हैं। और तीसरे तरह के जो फाइबर्स हैं वो क्या बनाते हैं, फॉर्म्स लुक ओवर द कार्डियक नॉच एंड सम फाइबर्स स्प्रेड्स इन द फंडस एंड बॉडी। तो ये क्या बना देते हैं, ये लुक बनाते हैं। ये जो लुक बन रहा है ये बनाते हैं, और कुछ फाइबर्स इसमें, ये जो फंडस है ये वाला फंडस और ये जो बॉडी, तो कुछ फाइबर्स इसमें भी स्प्रेड कर जाते हैं, फैल जाते हैं। अब हम जो सबसे आउटर मोस्ट या चौथी लेयर देखेंगे वो होगा सीरस कोट, कंसिस्ट ऑफ
पेरिटोनियल कवरिंग। ये किससे बनती है? ये वास्तव में पेरिटोनियम की कवरिंग होती है जो सीरस इन नेचर होती है। अब आइए हम जो अगला टॉपिक जिस पर चर्चा करेंगे वो है फंक्शन ऑफ स्टमक। ये स्टमक के बारे में आपने पिछले 3 एपिसोड में इतना कुछ पढ़ा, अब जानिए कि आखिर ये स्ट्रक्चर करता क्या है, इससे कुछ आपको लाभ है या हानि है या क्या करता है। तो इसके बारे में बताया गया कि स्टमक एक्ट्स एज रिजर्वायर ऑफ फूड एंड मिक्सर ऑफ फूड, यानी स्टमक जो है भोजन को पहले संग्रहण करने का काम, कलेक्ट करने का काम या स्टोर करने का काम करता है, और फिर मिक्सर ऑफ फूड ये भोजन को मिक्सअप कर देता है। वो कैसे करता है आगे मिलेगा। पॉइंट नंबर 2 में आइए, इट सॉफ्टन्स एंड मिक्सेस द फूड विथ गैस्ट्रिक जूस विथ द हेल्प ऑफ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इसमें एक मूवमेंट होती है जिसको हम कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये फैसिलिटेट करती है फूड मटेरियल को आगे बढ़ाने में, लेकिन स्टमक के अंदर ये फूड के मिक्सिंग में भी इसका रोल होता है, और ये भोजन को सॉफ्टन मतलब मुलायम करता है। मिक्सेस द फूड विथ गैस्ट्रिक जूस, जो गैस्ट्रिक जूस निकलते हैं उनके साथ ये मिक्सअप कर देता है फूड मटेरियल को। इसके बाद ये क्या करता है, प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन बाय एंजाइम कंटेनिंग गैस्ट्रिक जूसेस। ये जो इसमें स्टमक के अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव जूस ये एंजाइम्स निकलते हैं जो हमारे लिए गए भोजन के डाइजेशन में अहम रोल प्ले करते हैं। तो यानी ये जो स्टमक है ये एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रीशन करके क्या करता है, भोजन के डाइजेशन में मदद करता है। और क्या करता है, डिस्ट्रॉयज मेनी हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स व्हिच प्रेजेंट इन फूड थ्रू एचसीएल। यानी जब हम भोजन करते हैं तो उसमें हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे कुछ ऑर्गेनिजम्स हमारे फूड के साथ हमारे शरीर के अंदर पहुंच जाते हैं, स्टमक में पहुंच जाते हैं, जो वास्तव में हमारे लिए लाभकारी न होकर के हानिकारक हो सकते हैं। तो ये जो स्टमक के अंदर एचसीएल का सिक्रीशन होता है, ये एचसीएल जैसा कि एसिड है या ये अपने गुणधर्म का निर्वहन करता है और उन बहुत सारे हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स को या जो हार्मफुल फैक्टर्स हैं उनको ये वहीं पर डिस्ट्रक्ट कर देता है। तो इस तरह से हमारे प्रोटेक्शन में ये मदद करता है। डिस्ट्रॉय मेनी, अच्छा फिर अगला पॉइंट दिया हुआ है, प्रोटेक्ट्स गैस्ट्रिक म्यूकोजा फ्रॉम कोरोसिव एक्शन ऑफ एचसीएल बाय प्रोड्यूसिंग। जैसा कि आप जानते हैं कि स्टमक के अंदर वो सेल्स होती हैं जो म्यूसिन का सिक्रीशन करती हैं, म्यूकस सेल होती हैं, उनका काम क्या है, स्मूथनेस पैदा करना। तो जब ये एचसीएल यहाँ बनता है तो एचसीएल क्यों नहीं हमारे स्टमक की दीवारों को जला देता है, या उसका जो कोरोसिव नेचर है उससे इरोजन क्यों नहीं पैदा हो जाता है। तो करने में सक्षम तो है और होता भी जरूर, लेकिन स्टमक वहीं पर एक दूसरा भी सिक्रीशन करता है। इसके अंदर ऐसी ग्लैंड्स हैं जो उसके कोरोसिव नेचर को वो डैमेज कर देती हैं। कैसे बेकार कर देती हैं, वो जो वाल है उस पर इतना ये स्मूथनेस पैदा कर देती हैं कि ये एचसीएल का जो कोरोसिव एक्शन है वो फेल कर जाता है। अगला इसका एक्शन बताया गया, इट एक्ट्स एज एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्कोहल, वाटर, साल्ट्स एंड फ्यू ड्रग्स। ये स्टमक कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो आपके भोजन में मिले हुए हैं, उनका ये एब्जॉर्प्शन करने में भी मदद करता है, जैसे अल्कोहल हुआ, वाटर हुआ, साल्ट्स हुआ, और कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जिनका यहाँ पर एब्जॉर्प्शन हो जाता है। नंबर 7 या लास्ट जो इसका एक्शन फंक्शन बताया गया है, इट प्रोड्यूसेस इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कॉस्टिल व्हिच हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। विटामिन B12 के बारे में कहा जाता है कि हमारे आरबीसी के बनने में एक इसेंशियल फैक्टर होता है, लेकिन यदि इसका यहाँ पर डाइजेशन एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हुआ तो फिर ये बेकार हो जाती है और हमारा जो ब्लड बनने या आरबीसी की जो संख्या है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है, कम हो जाती है। बाकी की चीजें हम अगले एपिसोड में आपको बताएंगे।